हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर, फाउंडर ऑफ ड्रीम क्लासेस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हमारी एंट्री हो चुकी है। बहुत लंबे समय तक आप लोगों ने हमारा इंतजार किया। फाइनली आज से इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर वाइज टॉप मोस्ट वीवीआई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, जो आप सभी के लिए बहुत शानदार होने वाला है। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स। जैसे देखिए, किताबों में तो बहुत कुछ रहेगा और आपने हमारा कई महीनों तक इंतजार भी किया कि सर कब आप इस चैनल पे पढ़ाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज से हम आ चुके हैं, एकदम स्वागत कर दीजिए एक बार। ठीक है, तो किताबों में तो बहुत कुछ रहता है, ठीक है, लेकिन नोट्स में भी बहुत कुछ रहेगा, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे सिर्फ उन्हीं सवालों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो टॉप मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज होते हैं, जो इस बार आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए 100% संभावित होगा। तो सब लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्या हाल चाल, सब बढ़िया? तो आज से हम क्लास 12 फिजिक्स की बात करेंगे, वैद्युत आवेश और क्षेत्र, जिसमें अध्याय 1 के जितने भी टॉप मोस्ट बीबीआई एमसीक्यूज है उन सभी का हम सॉल्यूशन करेंगे। 30 से 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो पहला चैप्टर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, स्थिर वैद्युतिकी का जो फर्स्ट यूनिट है, वैद्युत आवेश और क्षेत्र, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इतना ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा, इसी के अंदर पूछेगा, ये कंफर्म रखिए। ठीक है, तो आज से आपको हम भी दिखेंगे। ठीक है, और मैं फाउंडर हूं पूरे ड्रीम क्लासेस का। ड्रीम क्लासेस हो, ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये नोट्स आपको कहां मिलेगा वो भी हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे। चलिए, तो आज से शुरू हो जाइए। चैप्टर पहला, वैद्युत आवेश और क्षेत्र, कहिए या वैद्युत क्षेत्र और आवेश, जिसमें आपको पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। सवाल क्या है डियर? जैसा कि आप देख पा रहे, कह रहे इलेक्ट्रॉन का आवेश कहिए या इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, यानी सीधे सीधे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बताना है। आपने पढ़ा होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो इसमें आपको चार ऑप्शन है। एक है 1.8 इंटू 10⁻11 कुलाम, 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम, 1.9 इंटू 10⁻19 एंड नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। और आज जो ये वीडियो पूरा देख लेगा, जो क्लास ये पूरा कर लेगा, चैप्टर 1 उसका कंप्लीट है क्लास 12 फिजिक्स का। ठीक है, इसके बाद आप बोर्ड एग्जाम में जाकर आइए, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा लेसन 1 से, यूनिट 1 से। ठीक है, चलिए, एक है इप्सिलॉन नोट। ठीक है, इप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछा गया है, एनएम इनवर्स, न्यूटन मीटर इनवर्स, सीबी इनवर्स, एफएम इनवर्स, फैराडे मीटर। तो आपको पता होना चाहिए, आप ये बहुत बार आपने टेस्ट में भी दिया होगा, आपने कई बार प्रीवियस ईयर्स में भी देखा, ये प्रीवियस ईयर्स पूछा गया सवाल है। और इतना याद रखिएगा, हम उन्हीं सवालों को आपके क्लास में रखेंगे, अपने स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जो आगामी या प्रीवियस ईयर्स पूछे गए एग्जाम वाले प्रश्न होंगे या आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको पता होना चाहिए। सब लोग टिक मारते चलिए। एफएम इनवर्स, इसकी पीडीएफ भी हम आपको मुफ्त में देंगे बहुत जल्द, वो कैसे वो हम आपको बताएंगे। चलिए, मुक्त आकाश की विद्युतीयशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा? जल्दी बताइए। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है, जल्दी बताइएगा। ठीक है, सवाल है, जल्दी फटाफट बोलिए। सवाल है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, क्वेश्चन नंबर 3। और जल्दी जल्दी सबसे पहले आंसर कौन देगा, फटाफट बताइए। हाँ, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। सवाल होगा, आंसर जो होगा वो होगा डी नंबर आंसर। यहाँ -2 होगा या इनवर्स 2 कहिए, सी C⁻⁻2 एन इनवर्स और M⁻⁻2 ऐसे। यानी आपके प्रश्न का उत्तर 3 नंबर सवाल का उत्तर डी होगा। थोड़ा सा जो मिस्टेक था वो मैंने आपको मिला दिया है। अच्छा, ये क्या है? ये एक वीवीआई क्वेश्चन। वैसे तो मैं कहूं तो सारे सवाल हम वीवीआई ही लेकर आएंगे, एक भी फालतू सवाल नहीं, लेकिन उसमें भी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सवाल है, इनमें से किस विधि द्वारा विद्युतीय आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है? कभी कभी देखते हो कि घर्षण लिखा रहता है, कहीं कहीं प्रेरण रहता है। अब आप बताइए कि किसके द्वारा। ठीक है, जल्दी बताइएगा। तो याद रखिएगा कि विद्युतीय आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधियां होती है, एक चालन भी होता है, लेकिन कह रहे हैं इनमें से किस विधि द्वारा विद्युतीय आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। तो आप अपना आंसर ये सी नंबर मानिएगा। ठीक है, वैसे तो 2 ही विधि दिया हुआ है, तो 2 विधि को यानी ए प्लस बी दोनों कहेंगे, यानी करेक्ट आंसर ये। कहीं कहीं घर्षण देखिएगा, कहीं कहीं प्रेरण भी रहता है, लेकिन याद रखिए इन दोनों विधियों के द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। आगे बढ़ते डियर।
चलिए सवाल है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा, डायमेंशन बताना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। पांचवा सवाल जल्दी बताइए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या होगी? पांचवा सवाल आपको उत्तर बताना है, फटाफट बोलिए क्या होगा आंसर, फटाफट बोलिए जल्दी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा बतानी है आप सभी को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी बताइएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा। हाँ, तो याद रखिएगा ये थोड़ा सा ऐसे होगा, LTI होना चाहिए ना, गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक है। हाँ, इसको ऐसे लिखिएगा, वैसे तो आंसर मार देते हैं लेकिन ऐसे लिखिएगा, m⁻0 LT और I, ये आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा मिस्टेक था, तो फाइनली इसको ना आंसर लिखकर आप इसको आंसर लिखिएगा। चलिए 5 नंबर सवाल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो बीमा है वो m⁻0 और LTI होगा। ये 5 नंबर सवाल आपका पहला आंसर है। चलिए छठे सवाल की बात करें, तो प्रोटॉन के बीच विद्युतीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का जो रेशियो होगा, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है डियर, कहीं कुछ लिखता है कहीं कुछ लिखता है, लेकिन आपको जो फाइनल बताएंगे वही लिखेगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका आंसर क्या होना, दो प्रोटॉन के बीच विद्युतीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की का अनुपात, कहीं 10⁻39 लिखता है, कहीं 10⁻36 लिखता है, कहीं कुछ भी लिखता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये होना चाहिए, और ये जो सवाल हम आपके लिए रखे वो सारे महत्वपूर्ण हैं। तो किन्हीं दो प्रोटॉन के बीच विद्युतीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का जो रेशियो आएगा वो 10⁻38 के बराबर रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि जो पूरा फॉर्मूला है वो दोनों तरफ कटेगा ना, तो ये आपका रेशियो बना कर देगा। ठीक है, चलिए किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता, जिसको ER हम कहते हैं, वो बताइए वो किसके बराबर होगा, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है, जल्दी बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जी हाँ, तो ये इसको आप तो पहले VVI करेंगे, आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज हम आपको फिजिक्स का कराएं, चैप्टर वाइज हम आपको केमिस्ट्री का कराएं, चैप्टर वाइज हम आपको बायो का कराएं, मतलब ऑल ओवर ऑल सब्जेक्ट जितना कोशिश करें कि आपके लिए दे पाए। तो किसी माध्यम की विद्युत आपेक्षिक विद्युत परावैद्युता ER की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो E/ε0 होगा, याद रखिएगा, 7 का ये आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं 8वें नंबर, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है ये बताइएगा। 8 नंबर सवाल कैसा होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आपने बुक्स में भी देखा होगा कि सर स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है, संरक्षित होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं यदि गोले के प्रति आवेश जो है वो 10 म्यूसी हो, म्यूसी का मतलब हो गया माइक्रोकूलम, अगर एक गोले पर आवेश, ऐसे लिखा होगा, एक गोले पर आवेश 10 म्यूसी यानी माइक्रोकूलम हो, तो कह रहे हैं उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है, ये कितने के बराबर होगा, जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कि अगर गोले पर आवेश जो है वो 10 म्यू सी हो, माइक्रोकूलम हो, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है 100%। ठीक है, एकदम जितने भी सवाल होंगे वो बोर्ड एग्जाम क्लास 12 इस बार 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण रहेगा। सवाल बात करेंगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की व्यवहारिक यूनिट क्या होगी, इकाई क्या होगी, जल्दी बताइएगा। ठीक है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की व्यवहारिक इकाई जो होती है वो डिवाई होती है, क्या होती है डियर, डिवाई होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, डिवाई, याद रखिएगा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो व्यवहारिक इकाई होती है वो डिवाई कहलाती है। सवाल कह रहे हैं कौन वैज्ञानिक ने आवेश के क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपने सुना होगा, आवेश का क्वांटमीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के प्रौद्योगिकी के रूप में निर्देशित किया था, तो ये जो वैज्ञानिक थे ये मिल्किन साहब थे। कौन थे भाई, ये वैज्ञानिक थे मिल्किन साहब, जिन्होंने आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या किया था, एकदम दिशा निर्देश किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा, तो देखिए विद्युत आवेश का मात्रक फैराडे भी होता है, कूलाम भी होता है, एम्पियर सेकेंड भी होता है। तो आप ऐसे प्रश्न में क्या उत्तर देना चाहेंगे, जी हाँ, ये ऑल आंसर होगा, क्या आंसर होगा, ऑल आंसर होगा, करेक्ट आंसर है ये।
विद्युत आवेश का मात्रक जो होगा वो चारों कहलाएगा, ठीक है, तीनों, सॉरी। बड़े आगे सवाल है, विद्युत फ्लक्स की बीमा, डायमेंशन बतानी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है, विद्युतीय फ्लक्स की बीमा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बीमा डायमेंशन बताना है आप सभी को। जल्दी बोलिए 13 नंबर सवाल क्या होगा, जल्दी बताइएगा। यहां पे गलत लिखा हुआ है, चलिए आप ऐसे लिखिएगा ml⁻³ T⁻³ और I, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी आप आंसर इसको मारिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर ये है, ml⁻, नहीं, ml, सॉरी रुकिएगा, ml⁻³ और I, ये आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा सा हमने सही कर दिया है, ml⁻I इनवर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर ए लिखेंगे, लेकिन जो मिस्टेक था वो मैंने सही कर दिया है। विद्युतीय फ्लक्स की बीमा ml⁻T⁻³ और I इनवर्स, ये करेक्ट आंसर है। जो भी मिस्टेक था वो मैंने उसको सुधार दिया। टाइपिंग थोड़ा सा एक दो जगह मिस्टेक हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? एक स्केलर है, वेक्टर है, एक रेशियो है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 14 नंबर सवाल क्या होगा आपके प्रश्न का। 14 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जी हाँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, जिसका अभी हमने बोला कि डिवाई के रूप में इसको यूज करते हैं, तो ये एक अदिश राशि है। कैसा है जी? 14 का सवाल होगा, सॉरी 14 अदिश नहीं, ये तो सदिश होगा। कैसी राशि है ये? एक सदिश राशि है, सॉरी। 14 का आंसर क्या होगा? ये एक सदिश राशि, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी बताइएगा सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? जल्दी फटाफट उत्तर दीजिए जी। तो याद रखिएगा कि आबनूस की छड़ को अगर हम बिल्ली की खाल से रगड़ दे तो इस पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो ऋणावेशित हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऋणावेशित, निगेटिव चार्ज। एक होगा धनावेशित होगा तो पॉजिटिव, लेकिन फिलहाल इस पर क्या होगा? ऐसी स्थिति में ऋणावेशित हो जाता है, निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अगला सवाल, अच्छा इस ऐप को इंस्टॉल करना है। जो भी पीडीएफ है, जो भी नोट्स है, वो हम आपको यहीं पे मुफ्त में देंगे। ऐप को इंस्टॉल करेंगे और रजिस्टर्ड करेंगे ना, तो आपको होम पेज पर थोड़ा सा नीचे एक ऑप्शन बन के आएगा नोट्स। आप उस नोट्स वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको पहले चैप्टर का नोट्स जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा, कोई चार्ज नहीं है। तो ये ऐप ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। और जैसे ही रजिस्टर करिएगा, देखिएगा पेड बैच के नीचे रहेगा एक नोट्स का सेक्शन, उसके अंदर जाइएगा, क्लास 12th में जाइएगा और आपको जो है चैप्टर वाइज नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक नहीं हो सकता है, कितने के बराबर नहीं हो सकता है? 16 नंबर सवाल, जल्दी बताइएगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई कुचालक पदार्थ हो और उसके परावैद्युतांक की बात कर रहे हैं, तो ये एक बात याद रखिएगा कि वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, अनंत नहीं हो सकता है। ये कभी भी अनंत नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वही कहा गया, किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक क्या नहीं हो सकता? अनंत नहीं हो सकता है। एक कूलाम व आवेश जो 0 से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, समान आवेश पर वो कितना न्यूटन का बल देगा? जल्दी बताइएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, 17 नंबर सवाल जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो कहिए, एक कूलाम आवेश जो 0 से, गलत लिखा हुआ है, एक कूलाम आवेश जो 0 से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, समान आवेश पर कितना बल देगा? तो याद रखिएगा, ये जो बल देगा वो 9 गुणे 10 पर पावर 9 न्यूटन का बल देगा। याद रखिएगा, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन है। 9 गुणे 10 पर पावर 9, जल्दी से सवाल करिएगा। 9 गुणे 10 पर पावर 9 न्यूटन का बल देगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी बताइएगा। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक बताना है, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा C² n इनवर्स और m इनवर्स 2 कहिए, या m⁻² कहिए। ये परावैद्युतांक का एसआई मात्रक है और बहुत बेहतरीन सवाल है ये। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सवाल है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान। याद रखिएगा कि अगर कोई आवेशित खोखला गोलाकार चालक है,
अगर उसकी सतह की बात हो जाए तब तो विद्युतीय तीव्रता का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन कह रहा है क्या, चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता। तो याद रखिएगा कि अगर कोई आवेशित खोखला गोलाकार चालक है तो उसकी सतह पर विद्युतीय तीव्रता का मान कुछ हो सकता है, लेकिन उसके अंदर बोले तो ऐसी स्थिति में शून्य होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान जो होता है वो हमेशा शून्य होता है, जीरो होता है। आगे बढ़ते हैं। कूलाम बल, याद रखिए कूलाम बल केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि कूलाम बल जो है वो केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। कूलाम बल कैसा है, केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। और बहुत बेहतरीन सवाल हम आपके स्क्रीन पर ला रहे हैं। हेल्पलाइन के लिए आप इस नंबर का यूज कर सकते हैं। बात करें आर दूरी से विगल दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल जो है वो समानुपाती होता है किसके, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 किसके समानुपाती होगा, जल्दी बताइएगा। करे आर दूरी पर विगल दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल जो है वो समानुपाती होता है आर इनवर्स टू के। आप इसको आर इनवर्स टू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/r² के समानुपाती होता है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो किसी आर दूरी से विगल दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो बल जो होता है वो आर इनवर्स टू या आर 1/r² के समान। जब वस्तु ऋणावेशित होती है तो वस्तु का द्रव्यमान, बताइएगा अगर वस्तु ऋणावेशित हो जाए, ठीक है ना, उस पर ऋण आवेश आ जाए तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बता। क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी बताइए फटाफट। जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा कि जब वस्तु ऋणावेशित हो जाए, ठीक है, जब वस्तु ऋणावेशित हो जाए तो ऋणावेशित होने पर उसके द्रव्यमान में हमेशा वृद्धि होगी। याद रखिएगा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स पूछा गया है कि जब वस्तु ऋणावेशित हो जाए तो वस्तु का द्रव्यमान हमेशा बढ़ता है, हमेशा याद रखिएगा ये। निम्न में से कौन आवेश का मात्रक नहीं है, फैराडे, कूलाम, स्थिर कूलाम, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट उत्तर करिए, आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन आवेश का मात्रक नहीं है, ठीक है जी। तो आवेश का मात्रक कौन नहीं है, तो याद रखिएगा फैराडे। क्या होगा, फैराडे। बढ़े आगे, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 24 कह प्रवैधुता की बीमा डायमेंशन बतानी है, प्रवैधुता की। क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी बताइए, प्रवैधुता की बीमा क्या होगी। हाँ, तो याद रखिएगा सर ये आंसर ए होगा, a⁴ t⁴ m इनवर्स और l इनवर्स 3, ये आपके परावैद्युता की बीमा है। चलिए आगे बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, बताइए जरा, ये और बहुत बहुत बेहतरीन सवाल है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। हाँ, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट मीटर इनवर्स, वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं, वोल्ट मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर कहिए, वोल्ट मीटर इनवर्स कहिए, ठीक है। आप जैसे भी कहिए, दोनों सेम टू सेम चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, बताइए किसके आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, जल्दी बताइएगा। क्योंकि देखिए आवेश में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, तो 1.6 होता है, तो 16 से 32 में भाग लग जाएगा, 16 चक 64, 16 का ये वाला पॉसिबल, क्योंकि 16 में 24 से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा, यानी 1.6 से, तो इसका पॉसिबल संभव नहीं है, ये किसी तरह का आवेश उत्पन्न नहीं कर सकता। तो कह रहे निम्न में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, तो कहिएगा सर 2.6, 2.4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक, जल्दी बताइएगा, विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक, फटाफट बोलिए जल्दी जल्दी। जल्दी बोलिए फटाफट। विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, कूलम होगा, नहीं 27 का
27 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान दशा में 2 प्रोटॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युतीय बल का जो अनुपात है, देखिए यही क्वेश्चन है ना, आपके स्क्रीन पर फिर से आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 28। जल्दी बताइएगा। सवाल लेकिन घुमा के पूछा है, याद रखिएगा। सवाल क्या पूछा है? समान दशा में इस बार कह रहा है 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युतीय बल का जो मान होता है वो 10⁻0 के बराबर होता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। कितने के बराबर होता है? 10⁻0 के बराबर। समान दशा में 2 प्रोटॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युतीय बल का जो रेशियो होता है वो 10⁻0 के बराबर होता है। चलिए अगला सवाल। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? 29 जल्दी बताइए। आपके स्क्रीन को हमने एकदम छोड़ रखा है, ठीक है, जल्दी बताइएगा। तो याद रखिएगा, अरे गलत तो लिखा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ ये आंसर होगा। कूलाम मीटर ना, हाँ कूलाम मीटर होगा ये, मुझे लगा ये होगा, गड़बड़ हो गया। कूलाम मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? ये पीडीएफ हम आपको इस ऐप के ऊपर अवेलेबल करा देंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस ऐप के ऊपर ये पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा विथ आंसर। जी हाँ, नीचे लास्ट वाले पेज में आंसर भी ऐड होगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। इनमें से विद्युतीय जो भी मिस्टेक हुआ है ना आज के क्लास में, उसको सही करा के अपलोड करा देंगे। आज आप लोग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, कल परसों, कल से आपको वो पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, जैसे जैसे मैंने बताया है। इनमें से विद्युतीय करंट का परीक्षण कौन करता है? आकर्षण, प्रेरण, विकर्षण या संचालक? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 30। एकदम स्क्रीन हमने छोड़ दिया है ताकि आप आंसर दे सके, ठीक है ना। हाँ तो याद रखिएगा, कौन विद्युतीकरण का परीक्षण करता है? तो ये जो विकर्षण वाला एरिया है, जी हाँ विकर्षण। अगर ऐसा सवाल पूछे तो इसका आंसर क्या मारिएगा? इनमें से कौन विद्युतीकरण का परीक्षण करता है? विकर्षण। चलिए अगले सवाल की बात करें। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल, और इस बार देखिए गुरुत्वाकर्षण बल है, सवाल चेंज हो रहा है हर बार, का अनुपात बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या आंसर होगा? तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो याद रखिएगा कि जब जब विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल आ जाए तो आंसर मारिएगा 10⁻42, ठीक है। वहां पर आया था एक बार 10⁻0, एक बार आया था 10⁻38। तो सबका अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम, इसी को कहते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स, ठीक है। स्थिर विद्युत क्षेत्र में स्थिर विधुनमय उत्पन्न किस विधि स्थिर विधुनमय उत्पन्न किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा? तो याद रखिएगा, स्थिर विधुनमय जो है वो घर्षण विधि के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। चलिए, धातुओं का परावैद्युतांक क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा डियर कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो इनफाइनाइट, अनंत होता है जी, ठीक है। और ये आखिरी सवाल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के क्या होती है? तो याद रखिएगा कि ऐसी स्थिति में क्या होगी? हाँ, तो कह रहा है द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के समानांतर होती है। और ये 35 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आज की वीडियो बहुत शानदार रही होगी। ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर करिएगा। एक दो मिस्टेक था, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, इसलिए मैंने थोड़ा सा उन 2 सवालों को क्लैरिफाई, एक 12 नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, और जो भी है 1-2 मिस्टेक है उसको हम पीडीएफ में सही करा के आपके एप्लीकेशन के अंदर डाल देंगे। ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल ये हमारा एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उस ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्टर करके आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, बाकी ये सारी सुविधा आपको यहाँ पे है।